सो अब ये न्यूरॉन जो है वो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर उसको न्यूक्लियस बोल रहे थे, तो यहाँ पर हिंदी में केंद्रिका लिखा हुआ है। जो डेंड्रोइट्स बोल रहे थे उसको द्रुमिका पढ़ा जाता है। कोशिका का एक केंद्रक के आजू बाजू भरा रहता है, लिक्विड जैसा रहता है। तंत्रिकाक्ष जो है वो एक्सॉन को कहा जाता है। और तंत्रिका का अंतिम सिरा, जो न्यूरॉन का अंतिम सिरा, उसको अंतिम सिरा एंड, उन्होंने भी एंड पॉइंट ही बोला हुआ था। यहाँ पर जो है तंत्रिका पेशीय संधि, दो तंत्रिकाओं की जो जोड़ है, जॉइंट है, उसको संधि बोलते हैं, जोड़ को बोलते हैं। और तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष मतलब ये जो अपना एक्सॉन है वो, ये 3D व्यू दिखा रहा है। और पेशी फाइबर कोशिका जो है वो यहाँ पर दी हुई है। माइटोकॉन्ड्रिया, जो बी वाला पोर्शन है वो तंत्रिका पेशीय संधि बता रहा है। ये कैसी जो है वो संधि कैसी होती है पेशिका की, डायग्राम क्लियर नहीं है। खैर यहाँ पढ़ते हैं अपन। यह सूचना एक तंत्रिका कोशिका के धूमाकृति सिरे द्वारा उपार्जित की जाती है और एक रासायनिक क्रिया द्वारा ये विद्युत आवेग पैदा करती है। जो चीज उन्होंने वहां पर बोली वही चीज यहाँ पर भी बोल रही है। द्रुमिकाओं द्वारा जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है सिग्नल, और उसको कायम में रासायनिक क्रिया द्वारा ये एक विद्युत आवेग पैदा करती है। यहाँ पर जो है केमिकली वो सिग्नल आया और केमिकल ने यहाँ पर क्या, एक विद्युत आवेग, एक तरह से वोल्टेज जनरेट किया, वोल्टेज सिग्नल जनरेट किया। और वो विद्युत आवेग जो है वो यहाँ से होता हुआ तंत्रिका से होते हुए जाता जाएगा। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय तक जाता है। यह आवेग ध्रुमिका से कोशिका काय, मतलब यहाँ पर ये जो एरिया है केंद्र के आजू बाजू का, कोशिका काय तक जाता है। और तब तंत्रिका अक्ष यानी कि एक्सॉन में से होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन के अंतिम सिरे में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है, यहाँ पर आया। और यहाँ पर वो जो है कुछ केमिकल प्रोड्यूस करेगा। वो विद्युत आवेग क्या प्रोड्यूस करेगा, विद्युत सिग्नल क्या प्रोड्यूस करेगा, केमिकल। वो केमिकल ही जो है वो दूसरे न्यूरॉन में जा रहा होता है, पहुंच रहा होता है। ये रसायन रिक्त स्थान अथवा सिनेप्स, तो ये सिनेप्स पर ऑब्जेक्टिव बनता है। बेटा मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, इसको याद रख लीजिएगा। सिनेप्स जो है वो दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस को बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव बनता है। ये जो केमिकल हैं वो रिक्त स्थान को पार करते हैं। ये रिक्त स्थान बहुत छोटा सा होता है, दो उसके बीच में बहुत छोटा सा होता है। तो ये केमिकल जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे केमिकल में, दूसरे न्यूरॉन में जाता है आंतरिक तंत्रिका की ध्रुमिका पे। ध्रुमिका पे मतलब सेम इसी तरह का जो न्यूरॉन है वो यहाँ से भी बन रहा होगा। और फिर से जो केमिकल गया वो कहाँ आएगा, ध्रुमिका, ध्रुमिका पे आएगा। और ध्रुमिका फिर से क्या जनरेट करेगा, एक विद्युत आवेग जनरेट करेगा। वो विद्युत आवेग फिर से कोशिका काय से होता हुआ कहाँ जा रहा होगा, तंत्रिका अक्ष में। और तंत्रिका अक्ष कहाँ जा रहा होगा, तंत्रिका के अंतिम सिरे तक। अंतिम सिरे तक फिर से वो क्या प्रोड्यूस करेगा, केमिकल प्रोड्यूस करेगा। वो केमिकल अगले फिर से में जाएगा। तो ऐसी चेन चलती रहेगी न्यूरॉन में, और सिग्नल जो है वो कहाँ, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता रहेगा। और फिर आखिरी में जो है वो ब्रेन तक पहुंचाया जाएगा, या फिर ब्रेन से अंगों तक पहुंचाया जाएगा। दोनों ही पॉसिबल है, वाइस वर्सा वाला पॉइंट बताया मैंने। यह शरीर में तंत्रिका आवेग की मात्रा सामान्य योजना है। इसी तरह का अंतर्ग्रंथन स्नैप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे पेशी कोशिका, ग्रंथि कोशिका तक ले जाता है। तो वो कोई ज्यादा समझने वाली बात यही थी। जो सिग्नल होते हैं वो ध्रुमिका द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। ध्रुमिका से जो है वो कोशिका काय तक जाते हैं। कोशिका काय से जो है वो सिग्नल तंत्रिकाक्ष में पहुंच भेजे जाते हैं। तंत्रिकाक्ष से जो है वो तंत्रिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस होते हैं। वो केमिकल सिनेप्स को पार करते हुए अगले न्यूरॉन में जाते हैं। और अगले न्यूरॉन में फिर से जो है वही चीज, केमिकल आया, यही चीज फिर से शुरू हो जाती है। तो समझने वाली बात यही थी, केवल मेन चीज यही थी। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि तंत्रिका उत्तक भैया तंत्रिका, हाँ। भैया तो पहले न्यूरॉन में से केमिकल खत्म नहीं हो जाता? हाँ वो दूसरे के लिए तैयार हो जाता है ना, जाहिर सी बात है। उसने, उसका काम है सूचना भेजना। उसने केमिकल के फॉर्म में वो विद्युत सिग्नल जो है दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफर कर दिया। अब इसके पास जरूरत ही नहीं है उसको केमिकल की, जाहिर सी बात है वो खत्म हो जाएंगे। वो तुरंत जो है वो दूसरे सिग्नल के लिए तैयार हो जाएगा। खाली हो गया है तो तुरंत जो है वो दूसरे सिग्नल के लिए बिल्कुल खाली हो जाएगा। चित्र को देखिए, तंत्रिका कोशिका के भागों को पहचानिए जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती हैं, जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती हैं, तथा जहाँ ये आवेग परिवर्तन रसायन में किया जाता है जिससे आगे आगे संचरित हो सकते हैं। खैर, जब नाक बंद होती है तो क्या आप चीनी तथा भोजन के स्वाद में कोई अंतर महसूस करते हैं? यदि हाँ तो आप सोचते होंगे कि ये क्यों होता है। ओ भाई, कुछ चीनी अपने मुंह में रखिए, इसका स्वाद कैसा है। अपनी नाक को अंगूठा तथा तर्जनी अंगुली से दबाकर बंद कर लीजिए। अब फिर से चीनी खाइए, इसके स्वाद में कोई अंतर है? खाना खाते समय उसी तरह नाक बंद कर लीजिए, ध्यान दीजिए कि जिस भोजन को आप खा रहे हैं क्या उसे खा
किसने ट्राई किया ये? मैंने किया था भैया। टेस्ट लगता है अलग। वो सर्दी हो जाती है ना, तब कुछ खाते हैं वैसा टाइप। अच्छा, तो आप लोग भैया अभी। नाटक में भी तो भैया नाटक में भी तो करेले का जूस पीते समय नाक बंद कर लेते हाँ, हैं। नाक बंद कर लेते हैं, तो उसका मतलब ये तो है ना, वो कड़वा नहीं हो लगता, कड़वा तो लगता ही है उसके बाद भी। ये स्वाद कम ही नहीं आदमी का आता ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती कुछ खाने की। हाँ, सर्दी जुकाम में तो नॉर्मली होता है, मुंह कड़वा कड़वा सा लगने लगता है, वो तो सिंपल सी बात है। चलो अब देखते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है प्रतिवर्ती क्रिया का, जो कि बुक में थोड़ा सा लंबा सा दिया हुआ है, और एक और क्वेश्चन आता है इसमें, प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। ये लिखा हुआ है प्रतिवर्ती चाप। कुछ भी नहीं है, यकीन मानो, इस चीज को पढ़ोगे ना तुम, कुछ भी नहीं है इसमें, बस ये लिखा हुआ है कि जब कोई गर्म चीज पढ़ते हैं तो ग्राही, त्वचा में जो ग्राही होती है, मतलब वही सेंसर, सेंसर जो है वो कोशिका से सिग्नल को ग्रहण करते हैं, रिसेप्टर्स काम करते हैं यहाँ पर। वो गर्म हुआ तो उसने जो है वो संकेत कहाँ भेजा, अपने न्यूरॉन्स में। न्यूरॉन जो है वो उसको लेके जाएंगे यहाँ पर, कहाँ तक, रीढ़ की हड्डी तक। और रीढ़ की हड्डी में वो सिस्टम होता है जिसके कारण से तुरंत मस्तिष्क तक जो है वो संकेत भेजा जाता है। अच्छा, फिर वापस आता है मस्तिष्क के, हाथ हटाओ गर्म हो रहा है, वापस रीढ़ की हड्डी से संकेत आता है, यहाँ पर आता है प्रेरक तंत्रिका कोशिका में, और वो जो है वो भुजा की पेशियों को, कोशिकाओं को आदेश देते हैं कि सिकुड़ जाओ, मतलब पीछे हो जाओ भैया, हाथ जो है वो जल रहा है। यहाँ तक संकेत आया हुआ है पेशी कोशिकाओं तक, भुजा में पेशी कोशिकाओं तक। कार्यकर मतलब कि जो काम करेगा, जो हटेंगी कोशिकाएं, दूर करेंगी, उस तक वो संकेत आता है। तो बस यही है प्रतिवर्ती चाप। क्वेश्चन आता है प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, तो बस उसमें बेसिक आपको यही जो मोटा बड़ी पिक्चर है ना, उसमें यही याद रहना चाहिए कि हाथ गर्म हुआ, संकेत जो है वो मस्तिष्क तक जाएगा उससे होते हुए, और मस्तिष्क से वापस आएगा ताकि इसको, हाथ को पीछे कर दिया जाए। तो बड़ी पिक्चर यही है। अब इसके अंदर जो है वो डीप में पढ़ेंगे कि क्या होता है, तो बुक भी पढ़ना पड़ेगी अपन को, और कोई चारा नहीं है अपने पास। तो थोड़ा थोड़ा सा, तो स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि पर्यावरण में किसी घटना के अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक क्रिया की चर्चा करते हैं तो वॉदर प्रतिवर्त शब्द का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं कि मैं प्रतिवर्त स्वरूप बस से कूद गया। मैंने तो कभी नहीं यूज करा, पता नहीं आप लोगों ने यूज करा कि नहीं करा। मैं प्रतिवर्त स्वरूप आगे की लौ से अपना हाथ पीछे खींच खींच लिया। मैं इतना भूखा था कि प्रतिवर्त स्वरूप मेरे मुंह में पानी आने लगा। प्रतिवर्त स्वरूप तो यूज नहीं करते हैं, ये शब्द तो नॉर्मली गायब रहता है। हाँ, ये खाना देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा, ये बोल सकते हैं। क्या इसका अभिप्राय, इसका क्या अभिप्राय है? इन सभी उदाहरणों में एक सामान्य विचार आता है, जो हम करते हैं उसके बारे में विचार नहीं करते हैं, या अपनी क्रियाओं को नियंत्रण में महसूस नहीं करते हैं। फिर भी ये वे स्थितियां हैं जहां हम अपने पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में नियंत्रण व समन्वय कैसे प्राप्त किया जाए? बोल रही है वो कि आप नॉर्मली छोटे छोटे कामों पर जो है वो ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। यदि आपको जो है वो, मान लीजिए लाइट कम है, तो आपको गौर से देखना पड़ रहा है, आंखों पर ज्यादा जोर जोर पड़ रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे। आप पर जो है कोई अच्छी चीज देखी तो मुंह में पानी आ गया, खैर इस पे तो ध्यान दे ही देते हो आप नॉर्मली, वो तो हर स्वादिष्ट चीज को देखकर आ ही जाता है। उस पर तो ध्यान दे देते हो। और किस चीज पे ध्यान नहीं देते हो? हाँ, आपकी जब आप अच्छा, इस चीज का देखना फर्क पड़ता है। जब आप मोबाइल यूज कर रहे होगे और पीछे अंधेरा होगा, तो आपकी मोबाइल जैसे आप ब्राइटनेस अगर ज्यादा तेज होगी, इसलिए कई लोग जो है वो ब्राइटनेस को कम करके रखते होंगे, आप देखोगे जो रात में चला रहे होते हैं फोन, तो हमारे आसपास रोशनी कम हो जाती है। अगर ब्राइटनेस तेज रहेगा ना, तो आंखें बहुत ज्यादा हमारी जो है वो दिक्कत करने लगती, परेशानी करने लगती। बहुत ज्यादा ब्राइटनेस जो है वो हमको परेशान कर रहा होता है। और जैसे ही जो है वो हम ब्राइटनेस कम कर लेते हैं, तो हमारे बैकग्राउंड का, मोबाइल के पीछे की लाइट से हम अगर सही रहता है तो हम कंफर्टेबल रहते हैं मोबाइल को देखने के लिए। इस चीज पे फोकस करिएगा। कई मोबाइल में जो ऑटो ब्राइटनेस का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए बनाया रहता है। कमरे में कितनी रोशनी, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है ब्राइटनेस मोबाइल में, और उतना ही ब्राइटनेस आपको करके देता है जितना उसमें रहता है, कमरे में रहता है। कई मोबाइल में पीछे का लिया जाता है वो सेंस करने के लिए। अलग अलग मोबाइल में अलग अलग रहता है। इस बात पर फिर से विचार करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, आंख की लपट को छूना। जाहिर सी बात है उसके प्रति आपकी अनुक्रिया होगी, कोई भी चीज। तो ये कोई बड़ी पिक्चर है, जब आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ हो, जब आप किसी कांटे को छू लें या किसी गर्म चीज को छू लें,
तो जाहिर सी बात है आप जो है वो हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। एक आवश्यक प्रश्न आता है सब सोचने के लिए, ये कितना समय लगेगा। उत्तर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं। यदि तंत्रिका आवेग को और भेजा जाता है, जिसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं, तब इस आवेग को उत्पन्न करने के लिए मस्तिष्क द्वारा चिंतन भी आवश्यक है। विचार करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः यह बहुत सी तंत्रिका कोशिकाओं को तंत्रिका आवेग जटिल अनेकों, ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा हुआ है। ये चीज मैं नॉर्मली छुड़वा देता हूँ। मेन चीज पकड़ ली ना। एक बार पढ़िएगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे जरूर पूछिएगा। पढ़ोगे तो कुछ हो सकता है, कुछ नया भी चीज सीखने को मिल जाए, लेकिन जो अभी तक पढ़ चुके हो वही चीज लिखी हुई है। प्रतिवर्ती चाप के बारे में लिखा हुआ है, कैसे जो है वो पूरा हो जाता है। अपनी मर्जी से एक बार पढ़ लीजिएगा प्रतिवर्ती चाप, समझ में आ जाएगा। अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इससे मस्तिष्क को सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में क्योंकि इनके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जाल या तो अल्प है या अनुपस्थित होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली के रूप में विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जाल के अस्तित्व में आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या आप उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती हैं? यदि आपकी आंखों पर कोई तेज लाइट डालेगा तो क्या होगा? सबसे पहले आप जो है वो आंखें साइड में करने की कोशिश करोगे, फिर जबरदस्ती देखना ही है तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, पुतली जो है वो सिकुड़ना चालू कर देंगी, क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही है तो वो सिकुड़ना चालू कर देंगी, और फिर उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उसको देख सकेंगे। तो उन घटनाओं के क्रम को खोज सकते हैं जो आपकी आंखों में तेज प्रकाश फोकस करने पर होती है। ज्यादा प्रकाश जा रहा है, आंखों को नुकसान हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो सबसे पहले तो हम अपना उस लाइट को देखेंगे नहीं, और फिर धीरे धीरे देखेंगे तो लाइट की जो पुतली होगी वो सिकुड़ने लगेंगी। तो हुआ क्या, ज्यादा प्रकाश जा रहा था, मस्तिष्क की जो हमारी जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने संकेत भेजा कि डैमेज हो रही है कोशिकाएं। तो मस्तिष्क जो है तुरंत संकेत भेजेगा कि पुतलियों को सिकुड़ लो सिकुड़ लो। तो जैसे सिकुड़ जाएंगी फिर उसके बाद जो है आप उस चीज को जो है वो थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं। प्रतिवर्ती चाप वहां पर काम कर रहा है, जो नहीं गर्म चीज में ही कर रहा होता है। अब अपना मेन पोर्शन शुरू होता है जो कि मानव मस्तिष्क है। हालांकि ये चीज जो है वो हटा दी गई है, लेकिन फिर भी हम जो है वो इसको मैं फिर भी तुमको चाहूंगा वाली बात है ना। तो मस्तिष्क जो है वो हम नहीं छोड़ सकते। मस्तिष्क हमारा जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कल अपन इस मस्तिष्क को रियल में भी देखेंगे, रियल में कैसा दिखाई देता है, कौन कौन से अंग होते हैं मस्तिष्क में, कौन कौन से अंग किस किस काम के लिए जिम्मेदार हैं, वो सब चीजें जो है वो देखेंगे। यकीन मानो ये चीज जो मैंने छुड़वाई है एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज इसको कोई सा भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, है ना। तो उसके बाद जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है मस्तिष्क वाला, क्योंकि एक हमारे बॉडी में से जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है ना, उनमें से एक प्रमुख मस्तिष्क भी है। मस्तिष्क ही जो है हमको सोचने पर विचार करता है, मस्तिष्क से ही कारण से हम इतना कुछ सोच पा रहे होते हैं, सब कुछ कर पा रहे होते हैं, है ना। तो कल मस्तिष्क के बारे में देखेंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं। आई होप कुछ नया सीखा होगा थोड़ा बहुत। न्यूरॉन इंपॉर्टेंट है, मार्क माय वर्ड्स। न्यूरॉन फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। आइदर ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, न्यूरॉन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो उसको कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मुझे ऐसी आशा है कि फाइनल के एग्जाम में आपको न्यूरॉन से जुड़ा हुआ कोई शब्द जरूर दिखेगा, है ना। चांसेस हैं ऐसा। अब मैं 90% श्योर हो सकता हूँ, 10% इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चाचा विधायक नहीं है हमारे, तो वो अगर होते तो पता होता पहले से पेपर क्या आ रहा हो, है ना। इसलिए जो है उतना थोड़ा सा 10% का रखता हूँ, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए अपन उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मस्तिष्क हटा दिया गया है। नहीं तो मस्तिष्क इम्पोर्टेंट पार्ट था, और हार्मोन्स भी। चलो खैर देखते हैं, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, जय गुरु सभी को। भैया 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 हाँ भैया कल आना है स्कूल।